नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पंकज है और आप लोगों का मेरे चैनल बेसिक्स पे स्वागत है। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट ऐसे लेक्चर सीरीज में 6 ऐसे के टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। ये 7वां टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। दोनों टॉपिक को एक साथ लिया है ताकि एक ही बार में दोनों टॉपिक कवर हो जाए और दोनों टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। इससे पहले मैंने जो आपसे टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, इंडियन कल्चर अ मिथ रियलिटी, वो थोड़ा सा आप लोग के साइड से उसमें कमेंट में आए हैं कि ये तो थोड़ा टफ है, ऐसे नहीं पूछता है। तो ठीक है, मैंने उस ऐसे को जानबूझ के डाला था कि थोड़ा सा हर तरह के ऐसे से आप लोग का ये इंटरेक्शन हो जाए। कट ऑफ आ जाएगा तो हो सकता है पेपर भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए, तो आपको तैयार रहना है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। ऑलरेडी उस पर बहुत कम व्यूज़ आए हैं। मेरा एक और टारगेट है कि मैं जो ऐसे के टॉपिक करा रहा हूँ, कहीं ना कहीं 69th BPSC ऐसे का पेपर है, उसके लिए भी आपका बेस तैयार कर रहा हूँ मैं। अलग से 69th के 68th के पेपर को, ऐसे के पेपर को एनालाइज करेंगे और अलग से एलाबोरेट डिस्कशन करेंगे ऐसे के कुछ टॉपिक्स पे, लेकिन फिर भी उसका एक बेस तो होना ही चाहिए ना। ठीक है, साथ में 67th BPSC मेंस क्लियर करके इंटरव्यू देने वालों के लिए भी ये जो सारा टॉपिक है बड़ा ही 10-15-20 मिनट में अपने आप में सफिशिएंट है कि अगर इंटरव्यू में एनालिटिकल कुछ क्वेश्चन आए इन सारे टॉपिक से तो आप आंसर कर सको। उसके लिए भी अलग से कुछ टॉपिक का मैं लिस्ट बना के 67th BPSC इंटरव्यू वालों के लिए मैं क्लासेस ले लूँगा। मतलब जो मैं पढ़ूँगा वो आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, और इसके बाद जो भी टॉपिक है, रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, कास्ट सेंसस, जिसमें मैंने ऐसे लिखा है इंडिया ऑफ माय विजन, ये सारे जो हैं वो आपके इंटरव्यू में भी काम आएंगे और पटना हाई कोर्ट के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस टॉपिक है। सबके पास इसके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया है, तो इसको मैंने इस तरह से लिखने का प्रयास किया। सबसे पहले प्रोवर्ब से शुरू किया है कि वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। ये जो अर्थ है ना, हमें हमारे पूर्वजों ने नहीं दिया है, हमने अपने बच्चों से लिया है कि जिस स्थिति में मिला है हमें अर्थ, उसी कंडीशन में मैं उन्हें वापस करूं। ठीक है, इवन बेटर। तो इस प्रोवर्ब से मैंने अपने ऐसे को शुरू किया है और फिर इसको ऐसे रिलेट किया है कि ठीक है, हमें अर्थ के रिसोर्सेज को यूज करना है, लेकिन अर्थ अपने बेटरमेंट के लिए, अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, लेकिन साथ में रिसोर्सेज को कंजर्व भी करना है, प्रिजर्व भी करना है, ताकि अपने बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट अर्थ पे दे सकें। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, आवर अर्थ इज़ फेसिंग वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेज ऑफ द टाइम। अपने टाइम का सबसे बिगेस्ट चैलेंज फेस कर रहा है अर्थ, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। नॉट अ चैलेंज, रादर थ्रेट टू आवर सर्वाइवल एज ए स्पीसीज ऑन अर्थ। ये चैलेंज ही नहीं है, ये खतरा बन चुका है टू आवर सर्वाइवल एज ए स्पीसीज ऑन अर्थ। समझ गए? इतना ये इम्पोर्टेंट हो चुका है हमारे लिए। अभी सबसे बड़ा खतरा कोई अर्थ पे है तो वो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग गोज हैंड इन हैंड। दोनों हाथ मिला के भाई चलते भाई साहब, दोनों दोस्त हाथ मिला के चल रहे हैं। बिकॉज ऑफ वन थिंग अदर थिंग इज़ हैपनिंग। टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज जो है वो सुपर सेट है, तो ग्लोबल वार्मिंग सबसेट है। समझ गए? उसके बाद अब थोड़ा सा ये हो गया इंट्रो, इसको बोलते हैं इंट्रो पार्ट। प्रोवर्ब से शुरू किए, कहानी कैसे रिलेटेड है वो बता दिए। अब यहाँ पे तो हिस्ट्री तो होगी नहीं, तो यहाँ पे डेफिनेशन होगी क्लाइमेट चेंज की, और क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन और ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन दोनों को एक दूसरे के साथ मर्ज करके बताया है। आप लोग अगर सेपरेट पूछता है तो अलग अलग कर लेंगे, वैसे जनरली किसी एक पे भी टॉपिक पूछे तो दोनों का मेंशन करना तो ज़रूरी ही है। बिकॉज बोथ गोज इन हैंड, बिकॉज ऑफ वन थिंग अदर थिंग इज़ हैपनिंग। क्लाइमेट चेंज को इस तरह से समझते हैं कि अर्थ पे एवरेज टेम्परेचर जो होगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इंसान को कोई खतरा नहीं है।
ये माना गया विथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म वेरिएशन, और प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टाइम पीरियड में, मतलब 1750 से पहले इतना था। और इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी ग्रीन हाउस गैसेस की आवश्यकता है। इसलिए ग्रीन हाउस गैस इज नॉट बैड एट ऑल, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, अगर ग्रीन हाउस गैस अर्थ पे नहीं रहेंगी तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और अर्थ पे रहना मुश्किल हो जाएगा स्पीसीज़ का। आपको पता होगा कि जहाँ गर्मी है, मतलब ट्रॉपिकल रीजन, वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होता है, बहुत सारे स्पीसीज जिंदा रहते हैं। टेम्परेट लैंड में इवन आप पोल पे चले जाओ तो वहाँ पे स्पीसीज की संख्या कम हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी कम हो जाता है। तो सर्टेन टेम्परेचर का अर्थ पे रहना बहुत ज़रूरी है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड का अर्थ पे टेम्परेचर रहना ज़रूरी है। इसके लिए ग्रीन हाउस गैसेस का भी होना ज़रूरी है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं रहे तो अर्थ पे 18 डिग्री सेंटीग्रेड, -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो सर्वाइवल फॉर लाइफ विल बी डिफ़िकल्ट। अभी क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अब ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, 16, 17, 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। यही ग्लोबल वार्मिंग है, जो कि क्या है, सबसेट ऑफ क्लाइमेट चेंज है। यहीं से क्लाइमेट चेंज स्टार्ट हो रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग होगा, एवरेज सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा, तो पहले क्या था ना, CO2, NO2, CFC, CH4, ये सब ग्लोबल हाउस गैसेस हैं, और वाटर वेपर। अब इसमें वाटर वेपर जो 70% जो है ना, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था ग्लोबल वार्मिंग में, मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करने में। लेकिन CO2 का जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ना 1750 में, तो CO2 अचानक से बढ़ा, स्टीम इंजन जब से आया, और CO2 का प्रोडक्शन जब से बढ़ा, थर्मल एनर्जी के कारण भी, थर्मल पावर प्लांट्स है उनके कारण भी CO2 का जो अमाउंट है, संख्या है 280 पर पार्ट्स मिलियन, 1750 ईस्वी से पहले था, अभी 400 पर पार्ट्स मिलियन हो गया है। तो भी ये ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके अर्थ पे रीइमिट करते हैं। वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, उधर नहीं जाएंगे। लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव जो अर्थ का है, सन का आता है, सनलाइट का, अल्बेडो का कॉन्सेप्ट है, हीट बजट, तो उसके कारण अभी गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो मेजर जो कंट्रीब्यूटर है अभी के ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होने में, मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होने में, वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसके कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है, क्लाइमेट वेरिएशन आ रहा है, जिसको हम लोग क्लाइमेट चेंज बोल रहे हैं। ये तो हो गया नॉर्मल डिस्कशन। लेकिन IPCC के डिस्कशन से जाया जाए तो एनी चेंज इन क्लाइमेट ओवर टाइम, वेदर ड्यू टू नेचुरल वेरिएबिलिटी और ह्यूमन एक्टिविटी इज क्लाइमेट चेंज, ये IPCC ने बोला है। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ये है ग्लोबल एटमॉस्फेरिक चेंजेस रिजल्टिंग इन अल्टर्ड टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन एंड राइजिंग ओशन लेवल्स ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, एग्जाम्पल CO2, CH4। डिफॉरेस्टेशन भी हो गया, पॉल्यूशन भी हो गया, और पर कैपिटा कार्बन एमिशन भी हो गया। इस कारण से जो टेम्परेचर में चेंजेज आ रहे हैं और प्रेसिपिटेशन में भी वेरिएशन आ रहा है बारिश में, तो क्लाइमेट चेंज तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा। तो यही जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। और कारण क्या है, CO2 का रिलीज होना ज़्यादा, CH4 का रिलीज होना ज़्यादा, डिफॉरेस्टेशन हो रहा, पेड़ का कटना, पेड़ का लगने से क्या होता है ना, पेड़ जब होता है तो CO2 को ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। तो जब पेड़ CO2 को लेगा तो CO2 कम होगा, CO2 कम होगा तो फिर हीट जो है वो ज़्यादा वो अर्थ की तरफ रीइमिट नहीं होगी। जो लॉन्ग वेव होगा, लॉन्ग वेव वो अल्बेडो नहीं, वो वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, अर्थ पे बहुत कम रहेगा। पॉल्यूशन भी है, स्मोक है, तो स्मोक बढ़ गया तो CO2 को जाने नहीं देगा, रोक के रखेगा अर्थ पे ही ज़्यादा देर के लिए, धीरे धीरे करके जाएगा, क्योंकि पॉल्यूशन में कई तरह के सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। पर कैपिटा कार्बन एमिशन पता ही है, लोग एनर्जी हंग्री हो गया है कंट्री भी, लाइट चाहिए उसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए थर्मल पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। थर्मल पावर प्लांट्स में कोल लगता है, कोल के जब जलेगा तो CO2 इमिट होगा, CO2 इमिट होगा तो फिर CO2 बढ़ेगा तो हीट को ऑब्जर्व करेगा, ज़्यादा देर तक अर्थ पर रखेगा, तो एवरेज टेम्परेचर तो राइज होगा। और इससे क्या होगा कि सी लेवल में राइज होगा, सी लेवल पे राइज होगा तो जो भी लिटोरल कंट्री है, लिटोरल मतलब समुद्र के नज़दीक, जिनकी समुद्र से ऊंचाई कम है, वो डूब जाएंगी। जब वो डूब जाएंगी तो वहाँ का जो जीवन है अस्त व्यस्त हो जाएगा, लॉस ऑफ लाइफ हो जाएगा, लोग क्लाइमेट रिफ्यूजी बन जाएंगे। क्लाइमेट रिफ्यूजी मतलब वहाँ पे अब रहने लायक नहीं है, उनका लैंड डूब चुका है, सबमर्ज हो चुका है,
क्लाइमेट रिफ्यूजी हो जाएंगे, फूड और शेल्टर के लिए वो हिंटरलैंड या कि कहीं और किसी और जगह जाएंगे और वहाँ पे केओस पैदा करेंगे। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हर तरह से प्रॉब्लमेटिक है। समझ गए? मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसी को लिखना है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में कंसिक्वेंसेस, अब ये हो गया, यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिखा है, कार्बन एमिशन। ग्लोबल वार्मिंग इज गुड नॉट बैड एट ऑल, नीड टू सर्वाइव। वही बताया, जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तो मिनिमम रहना ही चाहिए। अब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा यूपर जब टेम्परेचर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अभी रिसेंट कंसिक्वेंसेस की बात करें तो मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डीप फ्रीजेज, एग्जाम्पल टेक्सास, तो ये यूएसए है ना, ये यूएसए है, यहाँ पे ऐसे करके यूएसए, ये ऐसे करके यूएसए का ग्राफ है, बन नहीं पा रहा यार, देखते। टेक्सास जो है ना यूएसए के नीचे वाले पार्ट में, मतलब नॉर्थ अमेरिका का नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये है यूएसए। नाउ ओके, यहाँ है टेक्सास। अब ठंड यहाँ पे पड़ती थी, लेकिन अभी क्या है ना, यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है, एक्सट्रीम टेम्परेचर होने लगे हैं। ठंड है तो बहुत ज़्यादा ठंड, गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। टेक्सास हेवीएस्ट रेनफॉल, जहाँ पानी नहीं होता था वहाँ भी जब बारिश हो रहा है तो एकाएक बहुत तेज़ बारिश हो रहा है। देख रहे होंगे इंडिया में भी क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, आप देखे होंगे उत्तराखंड वाला क्लाउड बर्स्ट। स्नोफॉल रशिया में अचानक से बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा ही स्नोफॉल हो रहा है। ईस्टर्न स्पेन में जो टेम्परेचर, ये मैं बता रहा हूँ 2021 का सारा इवेंट है। एक ईस्टर्न स्पेन में जो टेम्परेचर है वो -25 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच गया ईस्टर्न स्पेन में, ठीक है। यूके में फ्लड आ रहा है। इंडिया में भी देखिए तो अर्बन फ्लड कॉमन हो फिनोमेना हो चुका है, चाहे वो चेन्नई में देखे या फिर बॉम्बे में देखे, पटना में भी देखे। पटना में तो मोर ऑफ ड्यू टू द पॉपुलेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम इट वाज द फ्लड, लेकिन हो रहा है, अर्बन फ्लड हो रहा है। फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड में देखे, छत्तीसगढ़ में देखे, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है ना आग लगने की वो बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड। अभी देखिए हाल फिलहाल में आजकल हीट वेव, बाप रे बाप, कहना ही नहीं है, गर्मी तो एकदम चरम सीमा पे है। लोग बोल रहे हैं कि पेड़ काटने से हुआ है। जी हाँ, पेड़ काटने से हुआ। पेड़ रहता तो CO2 को ऑब्जर्व कर लेता, और CO2 को जब ऑब्जर्व कर लेता तो जो भी हीट है वो CO2 जो है अपने में अर्थ पे ज़्यादा देर तक रह नहीं पाती, और हीट वापस इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में चली जाती, तो गर्मी नहीं लगती। तो सही में पेड़ काटने से ही ये हीट वेव ज़्यादा हो रहा है। मेन प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम जो है ना, प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज इज क्लाइमेट चेंज डिनायल। हम लोग मानते ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, समझ गए? और बाई मेनी वर्ल्ड लीडर्स मानते ही नहीं है, इट इज़ नॉट ए रियलिटी, मानते ही नहीं है। खासकर आप डोनाल्ड ट्रंप का रिसेंट, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप हट गए, लेकिन उनको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने पेरिस क्लाइमेट चेंज का जो भी अकॉर्ड था उससे बाहर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बोला था, क्या बोला था, कि क्लाइमेट चेंज इज चाइनीज होक्स टू हर्ट यूएसए। और चाइना के द्वारा फैलाया गया एक भ्रम है यूएसए को हर्ट करने के लिए। और पता है, सच लीडर्स आर कमिंग इन पावर, इंक्रीजिंगली कमिंग इन पावर, समझ गए? ऐसे लीडर बहुत सारे हैं, खासकर बोरिस जॉनसन को ले लो, ऑस्ट्रेलिया के PM को ले लो, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे उनको ले लो। वो लोग इतने थे कि अपने देश की इकॉनमी बढ़ाने के लिए वो लोग क्लाइमेट चेंज को इग्नोर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? डिसमेंटल कर रहे थे द एफर्ट ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट, प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रमोट द रिन्यूएबल एनर्जी एंड कट बैक द कार्बन एमिशन। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हो गया, ये सब को इनकार कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप तो बाहर निकल गए, जबकि क्लाइमेट चेंज रियलिटी है, कंक्लूसिवली प्रूवन बाय IPCC। और ड्यू टू उस IPCC ने लिखा है वहाँ पे, अपनी रिपोर्ट में पब्लिश किया है कि ये मैन मेड रीजन के कारण हो रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, समझ गए? तो सच पीपुल इज इंक्रीजिंगली कमिंग इन पावर अक्रॉस द वर्ल्ड, डोनाल्ड ट्रंप टाइप लोग। और ये न्योता दे रहे हैं इरिवर्सिबल, इसको फिर बदला नहीं जा सकता है, कैटास्ट्रॉफ को। इसीलिए अगर टॉपिक आए कि क्लाइमेट चेंज इज कैटास्ट्रॉफ इन मेकिंग, तो यस इट इज, समझ गए? अब अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो 500 वर्ड्स में लिखना ही है।
बहुत ज़्यादा। अब इसमें रीजन वगैरह वो सब आप लोग जानते हैं, कौन सा गैस है, क्या है, क्या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, यूएनएफसीसी, और क्या क्या एफर्ट लिए गए वो आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसी कहानी बना के ही आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट अबाउट क्लाइमेट चेंज इज चेंज। आप मानो या ना मानो, आपका इंटायर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो है वो सिंपली रिफ्यूज़ करे क्लाइमेट चेंज को, लेकिन आप मानो ना मानो, क्लाइमेट चेंज इज़ द रियलिटी। और द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट अबाउट क्लाइमेट चेंज इज चेंज। और ये मैन मेड रीजन से भी होता है, नेचुरल रीजन से भी होता है। नेचुरल रीजन इज गुड फॉर अस, लेकिन मैन मेड ने क्या किया है, इसके स्पीड को इंटेंसिफाई कर दिया है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए थ्रेट है। अब नेचुरल में भी जाओगे तो मिलानकोविच साइकिल, सन स्पॉट साइकिल, जियोलॉजिकल में टेक्नोलॉजिकल टेक्नोटिज्म, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, वल्केनिज्म वगैरह के कारण होता है, ये जियोलॉजिकल है, ठीक है, तो उधर हम लोग नहीं जाएंगे। तो नेचुरल कारण से भी होता है क्लाइमेट चेंज, और मैन मेड से होता है, लेकिन मैन मेड अनावश्यक ही स्पीड को बढ़ा दिया है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए खतरा है। और उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उसके विंडो ऑफ एक्शन इज क्लोजिंग। मतलब अब इतना बढ़ चुका है कि इसका धीरे धीरे जो टाइम पीरियड है एक्शन लेके इसको कंट्रोल करने का, उसका जो विंडो है, विंडो ऑफ एक्शन है, वो धीरे धीरे बंद हो रहा है, ठीक है। तो और हम लोग कुछ प्रयास भी कर रहे हैं, एफर्ट ले भी रहे हैं यूएनएफसीसी के अंदर, लेकिन ये इनएडिक्वेट है, इतना से कुछ नहीं होने वाला है, समझ गए। और हम लोग कंटिन्यूस वार्मिंग ट्रेंड देख रहे हैं सिंस 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी से हम लोग कंटिन्यूस देख रहे हैं कि टेम्परेचर हर साल ईयर बाई ईयर बढ़ ही रहा है। मान लीजिए किसी साल कम भी रहा तो उसके नेक्स्ट ईयर इतना हो गया कि वो पिछले साल का कंपनसेट कर दिया। मतलब 16 हॉटेस्ट ईयर में 17 तो इधर ही हैं, सॉरी ये डेटा गलत है, इसको मत मेंशन कीजिए, इसको देखना पड़ेगा। कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ ही रहे हैं। अभी करना क्या चाहिए, ये कंक्लूजन है, ये बताया थ्रेट को, वर्ल्ड का बिहेवियर, उसके बाद थ्रेट को हम बताएं, उसके बाद करना क्या चाहिए। अभी ग्रेटर नीड ऑफ फंड इज़ रिक्वायर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया जाए आपके पास, ठीक है। कोविड के कारण हर कंट्री का अपने रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हो गए हैं, उनकी इकॉनमी उस तरह से भी ट्रैक पे नहीं आई है, फिर भी आप इस ग्लोबल प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए फंड निकालिए, ताकि इस फंड से आप खुद भी तो मैनेज कर सके। डेवलप्ड वर्ल्ड तो कर लेंगे, लेकिन जैसे डेवलपिंग वर्ल्ड में अफ्रीका है, में का बहुत सारा कंट्री, इजिप्ट है, नाइजीरिया है, सूडान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ऐसे कंट्री को आप फंड प्रोवाइड कीजिए, और साथ में मैनेजमेंट भी प्रोवाइड कीजिए, और टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से लड़ सके। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से सबसे बड़ा खतरा क्या है, फूड स्कार्सिटी का है। बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगा, टाइमली बारिश होगा नहीं, बहुत ज़्यादा धूप आ जाएगा, कोल्ड वेव आ जाएगा, हीट वेव आ जाएगा, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही प्रभावित होगा ना, तो खाएंगे क्या। कोस्टल एरिया डूब जाएंगे, तो वो कोस्टल एरिया बड़ा फर्टाइल होते हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन ही नहीं होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही नहीं आएंगे, तो खाएंगे क्या। तो पैसे इकट्ठा करने की आवश्यकता है, और उन्हें देने की आवश्यकता है, पैसे के साथ मैनेजमेंट भी देने की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करने की आवश्यकता है। और वर्ल्ड लीडर्स को इस प्रॉब्लम वर्ल्ड लीडर्स की अटेंशन की रिक्वायरमेंट है। वर्ल्ड लीडर्स अटेंशन इज रिक्वायर्ड विद टारगेटेड अप्रोच टू हैंडल दिस सिचुएशन ऑन वार फ्रंट बेसिस। वर्ल्ड लीडर इकट्ठा हो और वार फ्रंट बेसिस पे इसको हैंडल करने के लिए प्रयास करें। सारा कुछ बाद में हो जाएगा, लेकिन पहले इसको हैंडल करें। नट सेल में बोले, अगर बहुत कम शब्दों में बोले तो, नीड टू फॉलो द पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू इफेक्टिवली एड्रेस द कंसर्न ऑफ क्लाइमेट चेंज। वी नीड टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल सबसे बड़ा कारण है CO2 के एमिशन में, विच इज़ द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कंटेन होगा ना, तो क्लाइमेट चेंज बहुत हद तक कंटेन हो जाएगा। और इसके बदले में ये मतलब इसको भी आप बढ़ा सकते हैं कि अल्टरनेट एनर्जी यूज करें, इसके बदले में सोलर एनर्जी यूज करें, न्यूक्लियर एनर्जी यूज करें, टाइडल एनर्जी यूज करें, etc। तो ये कंक्लूजन में आप लोग अपना दे देंगे। और धन्यवाद। मुझे लगता है कि 500 वर्ड हो जाएंगे, मेरे हर वर्ड्स को लिखेंगे। इसमें थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात आप कर सकते हैं, UNFCCC के बारे में बात कर सकते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात कर सकते हैं, पेरिस अकॉर्ड के बारे में बात कर सकते हैं, डिजर्टिफिकेशन के बारे में, फॉरेस्टेशन के बारे में थोड़ा सा और खोल के लिख सकते हैं। एजेंडा 30 करके डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में लिख सकते हैं, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो काफ़ी है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए,
और फिर अगला टॉपिक आप लोगों के सामने कास्ट सेंसस या रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, ये मैं बहुत जल्द हाजिर कर देता हूँ, हो सके तो आज ही। धन्यवाद।